वेनेजुएला। हाल ही में यहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया की नजरें इस देश पर टिक गई हैं। ये कहानी बहुत पेचीदा है। इसमें एक नोबेल शांति पुरस्कार भी है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना भी है और एक पूरे देश का भविष्य भी दांव पर लगा है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। 3 जनवरी 2026 की सुबह अमेरिकी सेना एक ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसका नाम था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ लिया जाता है। ये जो तस्वीर है ये उसी कार्रवाई के बाद की है। काराकास के ला कार्लोटा मिलिट्री बेस का मंजर, जिसने न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरे क्षेत्र में एक तरह से भूचाल ला दिया। देखिए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। सोचिए, एक देश की सेना दूसरे देश में जाकर वहां के मौजूदा राष्ट्रपति को ही पकड़ ले। ऐसा इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। और इसी एक एक्शन ने इस पूरी कहानी के दांव को बहुत बहुत ऊंचा कर दिया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व आखिर था क्या। फिर बात करेंगे विपक्ष की सबसे बड़ी नेता मारिया कोरिना मचाडो की। वो कौन है और क्यों विवादों में है? और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब कुछ सिर्फ तेल के लिए हो रहा है? और आखिर में देखेंगे कि इन सब का वेनेजुएला के आम लोगों और देश के भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है मारिया कोरिना मचाडो। जी हाँ, वही जिन्हें 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया और जो आज वेनेजुएला में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। तो उनके समर्थक और नोबेल कमेटी उन्हें कैसे देखते हैं? उनके लिए मचाडो लोकतंत्र और आज़ादी की एक ऐसी चैंपियन है जो तानाशाही के सामने कभी नहीं झुकी, और इसी हिम्मत के लिए उन्हें ये बड़ा सम्मान दिया गया था। उनका जो फ्रीडम मैनिफेस्टो है वो एक नए, आज़ाद और लोकतांत्रिक वेनेजुएला का सपना दिखाता है। और ये जो लाइन है ना, ये उनके विजन का सार है। मतलब लोगों की गरिमा लौटाकर ही देश को इस अंधेरे से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो लोग मचाडो की आलोचना करते हैं वो क्या कहते हैं? उनके आलोचक अक्सर इस टाइमलाइन को सामने रखते हैं। उनका कहना है कि ये दिखाता है कि मचाडो हमेशा से बाहरी ताकतों के दखल की समर्थक रही हैं। देखिए, 2002 में तख्ता पलट की कोशिश में शामिल होने से लेकर 2014 में अमेरिकी कांग्रेस से सीधे सीधे सैन्य मदद मांगने तक, और हाल ही में अमेरिकी हमलों का समर्थन करना, ये सब उनके रिकॉर्ड को काफी विवादास्पद बना देता है। और फिर आया वो पल जिसने सबको चौंका दिया। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के बाद मचाडो ने उसे डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर दिया। सोचिए, एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और वो उसे ट्रंप को डेडिकेट कर रही हैं। इस एक कदम ने उनकी शांति दूत वाली छवि को बहुत, कह सकते हैं कि, उलझा दिया। तो मचाडो की कहानी इतनी सीधी नहीं है, और इसी वजह से अमेरिका के इस ऑपरेशन पर भी सवाल उठते हैं। क्या ये सच में लोकतंत्र के लिए था, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? तो असली सवाल यही है, अमेरिका ने ये ऑपरेशन किया क्यों? देखिए, ऑफिशियल लाइन तो ये थी कि वो ड्रग्स और आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका मानना है कि असली वजह है वेनेजुएला का वो विशाल तेल भंडार। और ये स्लाइड बताती है कि तेल वाली थ्योरी इतनी पॉपुलर क्यों है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना है, 303 बिलियन बैरल। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। लेकिन विडंबना देखिए, खराब मैनेजमेंट और पाबंदियों की वजह से उनका प्रोडक्शन दुनिया के कुल प्रोडक्शन का 1% भी नहीं है। मतलब खजाना तो है, पर उस पर ताला लगा हुआ है। लेकिन यहाँ एक और पेच है। ये तेल पर कब्जे वाली बात भी उतनी सिंपल नहीं है। इतना बड़ा भंडार होने के बावजूद अमेरिका की बड़ी बड़ी तेल कंपनियां वहां पैसा लगाने से डर रही हैं। क्यों? एक तो उन्हें डर है कि कहीं सरकार फिर से सब कुछ अपने कब्जे में ना ले ले। दूसरा, वहां पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उसकी सफाई का खर्च बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया अब धीरे धीरे तेल से दूर जा रही है, तो इतना बड़ा निवेश करना समझदारी होगी भी या नहीं? चलिए, अब इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम से थोड़ा हटकर बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, इंसान। इस पूरे संकट की असली कीमत कौन चुका रहा है? वेनेजुएला के आम लोग। 90 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 90 लाख कहानियां हैं। 90 लाख लोग जिन्हें अपना घर, अपनी जिंदगी, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। ये आज दुनिया के सबसे बड़े माइग्रेशन संकटों में से एक है। और ये संकट ऐसा दिखता है, इन बच्चों जैसा,
ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असली जिंदगी है। और ये सफ़र कितना खतरनाक है, इसका अंदाज़ा आप इस कैप्शन से लगा सकते हैं। इस रास्ते में मौत का सबसे आम कारण है डूब जाना। ये सुनकर ही दिल दहल जाता है। ये चार्ट उसी त्रासदी को नंबरों में दिखाता है। ये वो लोग हैं जो एक बेहतर कल की तलाश में निकले, लेकिन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। 2022 में 1500 से ज्यादा, 2024 में 1200 से ज्यादा। ये सिलसिला रुका नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली मानवीय त्रासदी है। तो आखिर लोग अपना देश छोड़ क्यों रहे हैं? ये आंकड़े उन्हीं लोगों से बात करके जुटाए गए हैं। सबसे बड़ी वजह, काम नहीं है, पैसा नहीं है। 87% लोग इसी वजह से देश छोड़ रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है हिंसा और असुरक्षा का, और फिर खाने पीने की कमी का। ये दिखाता है कि देश के अंदर हालात कितने खराब हो चुके हैं। तो मादुरो तो अब सीन से बाहर हैं, लेकिन उनके जाने के बाद क्या? वेनेजुएला में एक पावर वैक्यूम, यानी एक राजनीतिक खालीपन बन गया है। चलिए देखते हैं कि अब वहां क्या हो रहा है। और यही कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है। सबको लगा था कि अमेरिका अब खुलकर मचाडो का साथ देगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मचाडो को एक तरह से साइडलाइन कर दिया है। और वो किसके साथ काम कर रहे हैं? मादुरो की ही पूर्व वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज के साथ, जिन्हें ट्रंप एक शानदार व्यक्ति बता रहे हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन अमेरिका के इस रुख के बावजूद मचाडो ने हार नहीं मानी है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, हम अपने लोगों की सेवा के लिए तैयार हैं। मतलब साफ है, वो अभी भी खुद को वेनेजुएला की लीडर मानती हैं और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और यहीं आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। जब एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ही सैन्य कार्रवाई का समर्थन करे, तो फिर शांति का मतलब क्या रह जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, किसी भी देश का भविष्य तय करने का हक आखिर किसका है? उसके अपने लोगों का या बाहरी ताकतों का? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद वक्त ही देगा।